नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एलएसी पर चीन की नई धोखेबाजी सामने आई है। जहां हिंसा हुई थी, चीन ने वहां पर एक बार फिर से टेंट लगा दिए हैं। बातचीत में पीछे हटने को चीन राजी हो गया था। चीन ने भारत की पेट्रोलिंग रोकने की भी कोशिश की। दौलत बेग ओल्डी इलाके में पेट्रोलिंग में अड़ंगा डाला है। भारत ने भी दिखाई अपनी ताकत और फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। बातचीत में सहमति बनी थी। आपसी सहमति से पीछे हटने को चीन राजी हो गया था, लेकिन एक बार फिर से नई धोखेबाजी चीन के सामने आई है। जहां पर हिंसा हुई थी, वहां पर चीन ने एक बार फिर से अपने टेंट लगा दिए हैं। बातचीत के बाद पीछे हटने को राजी हुआ था चीन, लेकिन अब चीन ने भारत की पेट्रोलिंग रोकने की भी कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों विवाद हुआ था, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी था। इस बीच बैठक के बाद चीन जहां पर हिंसा हुई, वहां से पीछे हटने को राजी हो गया था, लेकिन एक बार फिर से चीन वहीं पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा और एक बार फिर से चीन ने वहां पर अपने टेंट लगा दिए। इसके साथ ही चीन ने भारत की पेट्रोलिंग रोकने की भी वहां पर कोशिश की है। दौलत बेग ओल्डी इलाके में पेट्रोलिंग में अड़ंगा भी डाला गया है चीन की तरफ से। भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई और फाइटर जेट्स ने यहां पर उड़ान भरी है। पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है, लेकिन चीन यहां पर अड़ंगा डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। बातचीत में सहमति बनी थी, जिसके बाद पीछे हट गया था, लेकिन एक बार फिर धोखा देते हुए उसी जगह पर जहां पर हिंसा हुई, वहीं पर एक बार फिर से चीन अपनी नजर गड़ाए बैठा और एक बार फिर से वहां पर टेंट लगाए गए हैं। और पाकिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी आज से होगी। 3 दिन में अलग अलग वफद में लौटेंगे भारतीय। पहले दिन जम्मू कश्मीर के 250 लोगों की घर वापसी होगी। वाघा बॉर्डर के जरिए सुबह 10:30 बजे इनकी वतन वापसी होगी। अमृतसर से सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही 3 दिन में 18 राज्यों के 748 नागरिकों की भी वतन वापसी होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में भारतीय फंस गए थे, लेकिन अब राहत की बात यह है कि पाकिस्तान में फंसे भारतीयों की आज से वतन वापसी शुरू हो जाएगी। 3 दिन में अलग अलग वफद में ये भारतीय वापस अपने देश लौटेंगे। पहले दिन जम्मू कश्मीर के 250 लोगों की वापसी है, जो सुबह वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस लौटेंगे और इसके बाद अमृतसर से सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा से जुड़ी कोरोना की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। हरियाणा में 12,000 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 490 केस सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 117 केस सामने आए हैं और अब तक कुल मरीजों की संख्या 4,762 हो चुकी है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के साथ साथ फरीदाबाद में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही 201 नए केस हो चुके हैं और अब तक कुल आंकड़ा यहां पर 2,797 हो चुका है। रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो 48 केस यहां पर सामने आए हैं। सोनीपत में 29 और रोहतक में 22 केस सामने आए हैं। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में 19 केस सामने आए हैं। पलवल में 17, दादरी में 9 नए केस सामने आए हैं। और हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 10 लोगों ने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम में 6 और फरीदाबाद में 1 मरीज की जान चली गई है। रेवाड़ी में भी 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही एक ही दिन में रेवाड़ी में 3 मरीजों की कोरोना की वजह से अलग अलग जगहों पर मौत हुई है। हरियाणा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच 188 तक मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है और अब तक 7,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि जो एक्टिव केस बताए जा रहे हैं प्रदेश में वो 5,000 हैं। और चलिए हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में 800 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। हमीरपुर सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हमीरपुर में कोरोना के 16 नए केस आने से हड़कंप मच गया है। सभी केस दूसरे राज्यों से आए लोगों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सुबह में हमीरपुर में सबसे ज्यादा 221 मामले सामने आए हैं।
तो आपको बता दें कि लगातार आंकड़ों में हिमाचल में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि यहां अभी तक जितने भी केस सामने आते जा रहे हैं वो बाहरी राज्यों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जितने भी लोगों की हिमाचल में वापसी हो रही है वो ज्यादातर लोग वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस बीच 800 के पार यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है और हमीरपुर सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। हमीरपुर में 16 केस सामने आए हैं, जिसमें अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 221 के आंकड़े के साथ हमीरपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोरोना का हिमाचल में अब बन चुका है। और चलिए पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको कोरोना की बताते हैं। पंजाब में 400 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 150 नए केस सामने आए हैं। हॉटस्पॉट जालंधर में 43 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही लुधियाना की अगर बात की जाए तो 27, इसके साथ ही अमृतसर में 14 नए केस सामने आए हैं। मुक्तसर में एक साथ 33 मामले आने से हड़कंप मच गया है। कपूरथला और पटियाला की अगर बात की जाए तो 9 नए मामले सामने आए हैं। पठानकोट में 7, बठिंडा में 6, मोहाली में 5 केस सामने आए हैं। संगरूर की अगर बात की जाए तो संगरूर में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच 116 यहां पर आंकड़ा हो चुका है। 6 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही वेंटिलेटर पर इन मरीजों को रखा गया है। तो किसानों के मुद्दे पर पंजाब में सियासत गर्म हो गई है। सुखबीर बादल का बड़ा बयान सामने आया है। कोई भी गठबंधन या कोई भी सरकार किसानों से बढ़कर नहीं होती है। सुखबीर बादल का यह सब कुछ कहना है। किसानों के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। सुनील जाखड़ ने सुखबीर बादल पर इस बीच तंज कसा। कुर्सी चढ़ने को कुर्बानी कह रहे हैं सुखबीर बादल, ये कहना है जाखड़ का। तो आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर पंजाब में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। सुखबीर बादल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी गठबंधन या कोई भी सरकार किसानों से बढ़कर नहीं है। किसानों के लिए हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो इस बीच सुनील जाखड़ ने भी सुखबीर बादल पर तंज कसा है। सुनील जाखड़ का ये कहना है कि कुर्सी चढ़ने की को कुर्बानी कह रहे हैं सुखबीर बादल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों के मसले पर एक बार फिर से पंजाब में सियासी ड्रामा गर्मा गया है। क्लीयर कर देना है, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते मैं कहना चाहना है, ना साडे वास्ते कोई मंत्रीपन इंपॉर्टेंट है, ना गवर्नमेंट सरकार इंपॉर्टेंट है, ना कोई अलायंस इंपॉर्टेंट है। साडे वास्ते पंजाब दा किसान, पंजाब दी लोकां दी जिहड़ी मंगां है, साडे हित, साडा श्रोमणी अकाली दल दा पिछले 100 साल का इतिहास है। तो इस करके मैं श्योर करदा जदों तक श्रोमणी अकाली दल है तो साड़ी ऐसी सरकार दसिया MSP रहूगी, परचेज रहूगा। कोई भी सरकार अज इन्हों दी कोई होर अगे भी आए MSP हटन नहीं देवांगे। तो मैं बेनती करदा कि कांग्रेस ते उन्होंने चेलियां नूं गलत प्रचार ना कर। देखो अज समस्या सामने खड़ी है, कदों बलिदान देणगे। आ एक बड़ा दुर्भाग्य मैं समझदा अकाली दल दा, अज कुर्सी छड्डण नूं कुर्बानी मन्निया जा रहा है। कुर्बानियां उन्होंने दी सी जिन्होंने जेलां कट्टियां, संघर्ष किए हैं, जेलां डांगा खादियां, अनशन किए हैं। अज सुखबीर बादल एक कुर्सी आपकी केंद्र सरकार से फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय की कुर्सी छड्डण नूं कुर्बानी मन रहे हैं। ये बाद तुसीं देख सकते हो वो कित्थे खड़ी है अकाली पार्टी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों के मसले पर राजनीति गर्म हो गई है। सुनील जाखड़ ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में एसडी जो शिरोमणि अकाली दल है और बीजेपी को छोड़कर सभी अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने साथ दिया है। वो अकाली पार्टी मैं कह रहा दोगली गल्लां कर रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी के अंदर भी विरोध है, उन्होंने लैके दोनों किस्म दी गल्लां कर रहे हैं। जिथे एक पासे इहदा विरोध भी कर रहे हैं, दूजे पासे किसानी हितैषी होने की भी गल कर रहे हैं। कैप्टन साहब ने बड़े क्लीयर शब्दों च कहा भी आई पार्टी तुसी पार्टी जिहड़े सीगे सूबियां दे अधिकारां वास्ते लड़ाई लड़ते रही है।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਸੇਮ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਆਹ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰ ਸਹੀ ਵਰਤੀ गई है तो फिर इन्होंने किस चीज का ऑब्जेक्शन है? तो पंजाब के 2022 विधानसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी सियासी ताकत परखनी शुरू कर दी है। बीजेपी विरोधियों के साथ साथ गठबंधन के साथियों का इम्तिहान लेने की भी अब तैयारी में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी बार बार यही मांग कर रही है और अब पंजाब की सियासत में वो छोटे भाई की भूमिका नहीं चाहती। बीजेपी को अब 23 नहीं बल्कि आधे से ज्यादा यानी 59 सीटें चाहिए। इससे कम कुछ भी कबूल नहीं। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि अकाली दल बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके मदन मोहन मित्तल ने की है। बड़ा क्लीयर असी कर चुके हैं मैनी टाइम्स और साडी पार्टी का स्टैंड है कि असी 59 सीटां लड़ांगे और इस गल दे उत्ते असी बहुत बार कह चुके हैं और वी आर फर्म ऑन दैट। ऐसा भी नहीं है कि ये बयान हवा में दिया गया है, बल्कि 2022 के लिए बीजेपी पूरा सियासी गणित लगा रही है। दोनों में भले ही सुरताल का फर्क है, लेकिन हिंदू सिख और दलित चेहरों को लेकर बीजेपी पूरा तालमेल बिठा रही है। नहीं असी ऐसा नहीं है, हुण हाई कमांड ने मना कर दी और ये गल तय है कि असी 59 सीटां लड़नी है और अकाली दल नूं भी क्लीयर है भी लड़नी है। लेकिन अगर अकाली दल नहीं मानती, नेड़े आंदे घट जानियां जिहड़ियां हो जानियां वो हुण इस वार नहीं होगी। खास ये भी है कि मित्तल ने अकाली दल के दफ्तर में बैठकर ये बयान दिया, लेकिन बावजूद इसके अकाली दल इसे बहुत तवज्जो नहीं दे रहा या फिर जानबूझकर इस मामले से बचने की कोशिश कर रहा है। पहली गल श्री मदन मोहन मित्तल जी ने जो बयान दिता बड़ा मंदभागा है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਊਗਾ। 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ कदे नहीं मनी जा सकती। 1997 से अब तक ये गठबंधन 3 बार सत्ता में रह चुका है, लेकिन बेअदबी कांड के बाद जैसे ही अकाली दल पंजाब में कमजोर होना शुरू हुआ, बीजेपी ने अकाली दल पर हावी होना शुरू कर दिया। 2017 के चुनावों से पहले भी ऐसी ही मांग उठी थी, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में और अब 2022 से पहले एक बार फिर बीजेपी ने अपनी सियासी ताकत परखनी शुरू कर दी है। करे भी क्यों ना, क्योंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है और पंजाब में अकाली दल सत्ता से बाहर है। चंडीगढ़ से पंकज कपाही, न्यूज़ 18। बठिंडा थर्मल प्लांट बंद करने के बाद पंजाब में सियासत तेज हो गई है। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने बठिंडा में कैप्टन सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और इस रोष प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे, जिन्होंने रोष प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ाई। पंजाब कैबिनेट के फैसले के बाद बठिंडा का 50 साल पुराना बिजली प्रोजेक्ट पंजाब के नक्शे से खत्म हो जाएगा। यानी बठिंडा थर्मल प्लांट की चिमनियां अब धुआं बेशक न निकाले, लेकिन कैप्टन सरकार के इस फैसले पर प्रदेश की सियासत भड़क उठी है।
आम आदमी पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। बुधवार को बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने बठिंडा में धरना दिया। कैप्टन समेत मनप्रीत बादल के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इस रोष प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचे। हाथों में तरह तरह के नारे लिखे बैनरों के साथ कैप्टन सरकार के खिलाफ जोश तो अलग ही था, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भूल गए। 2 मीटर तो क्या 2 इंच तक की दूरी का ख्याल नहीं रखा। यानी प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਾਰਗੇਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। 1969 को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर इस थर्मल प्लांट का नींव पत्थर रखा गया था। इस फैसले ने मालवे समेत बठिंडा के भाग्य को भी चमका दिया था। 22 सितंबर 1974 को पहले यूनिट बनकर तैयार हुई, लेकिन आज इस 50 साल पुराने बिजली प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जिस पर विरोधी सख्त ऐतराज जता रहे हैं। हालांकि कैप्टन सरकार इसे लोगों की भलाई में लिया गया फैसला बता रही है। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18। तो पंजाबी गायक जैज़ी बी और दिलजीत दोसांझ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू अब इस लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं। यूथ कांग्रेस ने बिट्टू का साथ देने से इनकार कर दिया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਪੰਨੂ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਉਰੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਹੋ ਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਦੀ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੰਗਰੂਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਉਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। रवनीत बिट्टू को उम्मीद थी कि मुद्दा खालिस्तान का बनाकर उठाया है तो पार्टी से समर्थन मिलेगा, सीनियर लीडर नहीं तो कम से कम यूथ कांग्रेस का साथ मिलेगा। पर बिट्टू को न सीनियर लीडरशिप का साथ मिला और न ही यूथ कांग्रेस का। यूथ कांग्रेस के प्रधान ने तो बिट्टू को साफ तौर पर ना कह दिया। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ और जेजेबी के खिलाफ रवनीत बिट्टू ने आंदोलन छेड़ने और केस दर्ज करने की मांग की थी, जिसे यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। रवनीत बिट्टू के बिल्कुल उलट स्टैंड लेते हुए ढिल्लों ने कहा कि यूथ कांग्रेस किसी गायक की आवाज नहीं दबाएगी, गायकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा हक है। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੈਜ਼ੀਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਉਲਟ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸੀ 1984 ਅਗਰ ਰੰਗਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ इत्तेफाक नहीं रखते। यूथ कांग्रेस ने भी रवनीत बिट्टू की मांग से किनारा कर लिया। दलजीत दोसांझ ने भी न सिर्फ बिट्टू को जवाब दिया बल्कि उनसे सवाल भी पूछा कि 6 साल बाद उसके गीत पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दसा जी कि जिहड़ा गाना मैं गा के पाया सोशल मीडिया ते ये कोई गाना नवा नहीं है। ਇਹ 2014 ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 1984 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 1984 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ। दरअसल गायक दलजीत दोसांझ की तरफ से साका नीला तारा की बरसी के मौके पर रंगरूट गीत को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसे लेकर रवनीत बिट्टू ने सवाल खड़े किए थे। दिलजीत और जेजेबी पर खालिस्तान की हिमायत करने के आरोप लगाए थे। दोनों गायकों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने और केस दर्ज कर जेल भेजने की मांग की थी, पर बिट्टू की इस मांग को कांग्रेस ने ही समर्थन नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।